नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग जो पीछे बल का परिचय हुआ था, फिर आपने संतुलित बल, असंतुलित बल और परिणामी बल को जाना था, उससे आगे के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। लेकिन जो लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को भी देखें। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है बल तथा गति के नियम से संबंधित, उसको देखें तो ये क्लास या इसके आगे का क्लास आपको समझने में सुविधा होगी। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बल के बारे में कि बल एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु के स्थिति, अवस्था, आकार इत्यादि में परिवर्तन लाता है अथवा परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है। फिर आपने देखा था परिणामी बल के बारे में कि कई बार क्या होता है कि किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं एक साथ। जब कई बल एक साथ कार्य करते हैं तो उन सभी बलों का जो बीजगणितीय योगफल होता है उसी को परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स कहा गया था। और फिर आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि उस रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर, उस परिणामी बल के आधार पर हम लोग बल को दो भागों में बांटे थे, जिनमें से एक था आपका संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा था असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल के बारे में आपने जाना था कि संतुलित बल होता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों का जो परिणामी बल होगा वह शून्य हो जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल अगर शून्य नहीं होता है तो उसको असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया था आपसे लास्ट में कि जब भी किसी वस्तु के स्थिति, अवस्था, आकार में चेंज करना होगा, आकार को परिवर्तित करना होगा, तो आपको असंतुलित बल लगाने की आवश्यकता होगी। मतलब हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति, अवस्था में परिवर्तन के लिए असंतुलित बल उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक चर्चा हो गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो आने वाला क्लास होगा इस चैप्टर का बहुत रोचक होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। इसलिए सभी लोग आज के क्लास को ध्यान से समझेंगे कि जब आप आज की बातों को ठीक से समझेंगे तो ही आगे की बात आप स्पष्ट रूप से और क्लियर समझ पाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जड़त्व के बारे में। जड़त्व अंग्रेजी में इसको इनर्शिया कहते हैं और नाम से ही क्लियर है कि जड़त्व ये जड़ से बना है। जड़ का मतलब होता है असमूल। जड़ को, पौधे में जो जड़ होता है, रूट होता है, उसको मूल भी कहा जाता है। और मूल, पौधे की टहनियां किसी भी दिशा में जा सकती है, पौधे के पत्ते कहीं भी गिर सकते हैं, पके हुए फल किधर भी जा सकता है, लेकिन जड़ अपनी जगह पर चुपचाप स्थिर रहता है। इसलिए जड़ के कारण ही इस गुण का नाम जड़त्व रखा गया फिजिक्स में, भौतिकी में। और ये जड़त्व क्या है इस पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे और दैनिक जीवन में जड़त्व का जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है उस पर भी व्याख्या होगी, बारी बारी से चर्चा होगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं जड़त्व को। और यहाँ देखिए लिखा गया है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में रहना चाहती है, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे सभी लोग कि जड़त्व किसी वस्तु का मूल गुण है। हमने पहले कहा इसका नाम जो जड़त्व रखा गया है, जड़ का मतलब मूल, असली, तो ये जड़त्व किसी वस्तु का मूल गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व की अवस्था को, अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, जिस आकार में है, उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप इसको, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए कि आप किसी स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आपका शरीर या आप हमेशा ये चाहेंगे कि हम बैठे रहें। अगर आपके स्थिति में परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन का विरोध करना, यही जड़त्व हो गया। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा किसी स्थान पर रखा हुआ है तो वह टुकड़ा अस्थिर ही रहना चाहेगा, उसी जगह पर रहना चाहेगा।
अपने आप वह स्थान नहीं बदलेगा। तो पत्थर का टुकड़ा स्थिर था और अभी भी स्थिर रहना चाहता है, तो इसी गुण को, वस्तु में जो ये गुण होता है, इसी को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ परिभाषा के बारे में, इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे कि किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में रहना चाहती है, उसे जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम जड़त्व या अस्थिर जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये जड़त्व दो प्रकार के हो गए, इस पर भी हम लोग आते हैं। तो पहले आप इसके प्रकार को समझिए, तो मुझे उम्मीद है कि शायद परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं पहले प्रकार के जड़त्व को, नाम ही है विराम जड़त्व। अब अभी चर्चा हुई कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में या अपने वर्तमान अवस्था में रहना चाहती है या वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के उसी गुण को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विराम जड़त्व का मतलब, परिभाषा देखिए, किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। अब अभी हमने आपको कहा कि एक पत्थर अगर किसी स्थान पर रखा हुआ है, तो वह पत्थर ये चेष्टा करती है, ये कोशिश करती है कि हम उसी जगह पर स्थिर हैं रहें, हम उसी जगह पर विराम में रहें। तो पत्थर में जो यह गुण है कि विराम की वस्तु विराम में रहना चाहती है, तो वस्तु के इसी गुण को अस्थिर जड़त्व या विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। आइए कुछ बहुत रोचक उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने कई उदाहरण इसका लिया है, उसमें पहला उदाहरण यहाँ देखते हैं हम लोग, लिखा गया है कैरम की गोटियों, क्वाइंस के ढेर पर स्ट्राइकर द्वारा क्षैतिज दिशा में तेजी से बल लगाने पर केवल नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है, जबकि शेष गोटियां, क्वाइंस, पूर्व की भांति व्यवस्थित रह जाती है। अब आपने वो कैरम तो खेला होगा कैरम बोर्ड पर, याद कीजिए, जो लोग कैरम बोर्ड खेलना जानते हैं, आप देखे होंगे कैरम बोर्ड को हम लोग समतल जगह पर रख देते हैं, प्लेन जगह पर रख देते हैं, सारी जो गोटियां होती है उसको एडजस्ट सजा देते हैं। गोटी को क्वाइन कहा जाता है, जिसको आप सिक्का की तरह देखते होंगे, वही क्वाइन हो गया गोटी। सभी गोटियां एक दूसरे के नीचे ऊपर व्यवस्थित कर दी जाती है निश्चित क्रम में। और फिर जो हमारा एक अलग गोटी होता है जिसको हम लोग स्ट्राइकर कहते हैं, उस स्ट्राइकर से बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से उस ढेरी पर अटैक किया जाता है, प्रहार किया जाता है, बल लगाया जाता है। मतलब स्ट्राइकर में बल लगा करके स्ट्राइकर को टक्कर मरवाया जाता है, कहाँ? गोटियों के क्वाइंस के ढेर पर। और आपने देखा होगा गौर से कि अगर बहुत सटीक निशाना आपका लगा और बहुत तीव्रता से बल लगाया, तो जो सबसे नीचे की ढेर में जो गोटियों का ढेर होता है, उसमें जो सबसे नीचे की गोटी होती है, केवल वही गोटी बाहर निकलती है, बाकी गोटियां एकदम हूबहू उसी जगह पर ठीक नीचे एडजस्ट हो जाती है और नीचे से एक गोटी निकल जाती है। अब देखिए, आप कहेंगे ये तो जादू है। यह जादू नहीं है, यहाँ प्योर साइंस काम करता है, शुद्ध विज्ञान काम करता है। कि वहाँ क्या होता है कि जब सभी गोटियां उस कैरम बोर्ड पर रखी जाती है, तो सभी गोटियां अस्थिर रहती है, और स्थिर रहने के कारण उसमें विराम जड़त्व लगता है, और विराम जड़त्व के कारण सभी गोटियां अस्थिर रहना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितनी भी गोटियां हैं वो अस्थिर रहना चाहती है, लेकिन जब आप उस पर तेजी से बल आरोपित करते हैं, तेजी से बल लगाते हैं किसी एक गोटी पर, तो जिस गोटी पर बल लगता है वह तो जगह बदल लेती है, लेकिन बाकी गोटियां जो है वो विराम जड़त्व के कारण अपने जगह पर अस्थिर रहना चाहती है, इसलिए बाकी गोटियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपने जगह पर ही अस्थिर एडजस्ट हो जाता है, सजी हुई रह जाती है। तो ये विराम जड़त्व का उदाहरण हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो एक बार मैं फिर से पढ़ के समझा देता हूं। कैरम की गोटियों के ढेर पर स्ट्राइकर द्वारा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का मतलब धरती के समांतर दिशा में, बल लगाने पर केवल नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है। मतलब उस गोटियों का जो ढेर है उसमें जो सबसे नीचे में गोटी है वही तो बाहर निकलती है, और बाकी गोटियां क्या होती है? पूर्व की भांति व्यवस्थित रह जाती है। यह भी एक विराम जड़त्व का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, गिलास के ऊपर मोटा कागज या गत्ता रखकर इसके मध्य भाग पर एक सिक्का रख दिया जाता है और कागज पर क्षैतिज दिशा में तेजी से बल लगाया जाता है,
तो कागज आगे बढ़ जाती है और सिक्का विराम जड़त्व के कारण अस्थिर रहना चाहती है, फलस्वरूप गिलास में गिर जाती है। अब देखिए, इस प्रयोग को भी आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। विज्ञान हमारे आसपास के हमारे दैनिक जीवन का आज अभिन्न हिस्सा बन चुका है, अभिन्न भाग है ये। इसलिए विज्ञान पढ़ने के लिए, विज्ञान समझने के लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम उपकरण की आवश्यकता होगी। आप अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने घर में जो उपकरण है, जो संसाधन है, जो वस्तुएं हैं, उनके द्वारा भी विज्ञान के क्रियाकलाप, एक्टिविटीज को कर सकते हैं। आपके घर में ग्लास होगा, वो स्टेनलेस स्टील का गिलास हो या कांच का गिलास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस गिलास पर क्या करेंगे, आपके कॉपी में जो मोटा वाला वो गत्ता लगा रहता है या कूट होता है, एक आयताकार कूट काट लेंगे, गत्ता काट लेंगे, आयताकार गत्ता जो गिलास को ढक सके, थोड़ा सा गिलास से ज्यादा लंबा हो, और उस गिलास के ऊपर वो उस कूट के गत्ता को रख देना है, और उस गत्ता के ऊपर में आपको एक सिक्का रख देना है, 1 रुपया का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का रख देना है। गिलास के ऊपर जो गत्ता है, उस गत्ता पर गिलास के ठीक बीच में, अंदाजा से, अनुमान से देख लेंगे हम लोग कि गिलास का मुंह कितना बड़ा है, उसके बीच में गत्ता पर उस कागज का जो गत्ता है उसके ऊपर सिक्का रख देंगे, और टेबल पर स्थिर से इसको रख करके बहुत जोर से, जैसे कैरम के स्ट्राइकर पर आपने जोर से बल लगा करके स्ट्राइकर को धक्का दिया था, उसी तरह से उस गत्ता पर एक दिशा से बहुत जोर से बल लगाएंगे, धक्का मारेंगे। आप देखेंगे कि गत्ता तो आगे भाग जाएगी, लेकिन सिक्का गिलास में डूब जाएगा। अब सोचिए, जब सिक्का गत्ता के ऊपर था, गत्ता ऊपर से भाग गया तो सिक्का को भी भाग जाना था। लेकिन दरअसल यहाँ क्या होता है कि टेबल पर जब आप गिलास रखते हैं, उसके ऊपर गत्ता रखते हैं और गत्ता के ऊपर सिक्का रखते हैं, तो तीनों वस्तुएं स्थिर रहती है। गिलास भी स्थिर, गत्ता भी स्थिर, और उस पर रखा हुआ शीशा भी स्थिर, और टेबल तो अस्थिर है ही। तो सभी वस्तु अस्थिर है। तो अस्थिर है तो हम लोग अस्थिर जड़त्व में क्या पढ़े कि प्रत्येक वस्तु अपने वर्तमान अवस्था में रहना चाहती है, अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है। अगर वह पहले से विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, पहले से अस्थिर है तो वह अस्थिर ही रहना चाहती है। तो जैसे आप उस गत्ता पर जोर से बल लगाते हैं, तो गत्ता पर जब प्रत्यक्ष रूप से बल लगा तो गत्ता को तो जगह बदलना ही है, लेकिन नीचे का गिलास और ऊपर का सिक्का, न तो गिलास पर बल लगा और न सिक्का पर बल लगा, जिसका कारण क्या होगा कि गिलास और सिक्का अस्थिर जड़त्व के कारण या विराम जड़त्व के कारण अपने जगह पर अस्थिर रहना चाहेगी, जबकि गत्ता आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि गत्ता पर आपने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बल लगा दिया। तो गत्ता आगे बढ़ जाएगा और गिलास भी उसी जगह पर, सिक्का भी उसी जगह पर, और गिलास में छेद है, खाली जगह है, तो वह सिक्का गिलास में गिर जाता है। यहाँ कोई जादू नहीं है, यह पूरा पूरा वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित प्रयोग है। आप इसको घर में करके देख सकते हैं। तो आप इस तरह के प्रयोग को करेंगे तो विज्ञान को समझने में काफी मदद मिलेगा, और आपके अंदर एक हौसला बढ़ेगा, एक उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, विज्ञान कोई जटिल विषय नहीं है। हम जो दैनिक जीवन में काम करते हैं, हम जो दैनिक जीवन में क्रियाएं करते हैं, वही विज्ञान है। इसलिए विज्ञान कोई जटिल विषय नहीं है, संस्कृत नहीं है, इतिहास नहीं है जहां लंबे लंबे श्लोक को याद कीजिए, लंबे लंबे ईस्वी सन को याद कीजिए। ये तो बस दैनिक जीवन में जो काम आप करते हैं उसको ही केवल अगर निष्ठापूर्वक किया जाए और विज्ञान को थोड़ा सा दैनिक जीवन से लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये सबसे सरल विषय हो जाता है, सबसे आसान विषय हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रयोग को करेंगे और फिर कमेंट में हमें अपना अनुभव भी बताएंगे कि आपने क्या पाया, किस तरह का प्रयोग हुआ, उसमें क्या कठिनाई हुई, कितना हद तक आपका प्रयोग सफल रहा। कमेंट करके भी हमें बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आते हैं तीसरे उदाहरण पर। तीसरा उदाहरण तो आपने कई बार फील भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर बैठे हुए यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। अब सोचिए, आप बस में सीट पर बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी में सीट पर बैठे हुए हैं, और बस या रेलगाड़ी स्टेशन पर या बस स्टैंड में अस्थिर खड़ी है किसी स्थान पर। क्योंकि हम लोग जब चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं उस दौरान गाड़ियों को रुकना होता है। मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड में बस पकड़ने गए, बस आई, वहां रुक गई, आप जाके अपना निर्धारित सीट पर बैठ गए। जब आप बैठ जाते हैं आराम से जगह लेकर के, कुछ समय के बाद बस अचानक चलना शुरू कर देती है। अब सोचिए, जब अचानक बस चलना शुरू कर देती है, खास करके इस तरह की स्थिति कहाँ होती है कि रास्ते में जब आप बस पकड़ते हैं
सड़क के किनारे खड़े होकर के इशारा करके बस को रुकवाते हैं, वहां बस में बैठे और बस अचानक चल दिया। तो जब बस अचानक चल देता है तो उस बस में जो बैठे हुए यात्री है वो अगर ऐसे सावधान की मुद्रा में बैठा हुआ है तो आपने देखा होगा बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है, या रेलगाड़ी में भी होगा ऐसा, पीछे की ओर झुक जाता है। तो कारण क्या होता है इसका, जब आप बस में बैठे हुए हैं सीट पर और बस कहीं किसी स्थान पर रुकी हुई है या रेलगाड़ी रुकी हुई है तो रेलगाड़ी स्थिर, उसका सीट स्थिर और उसमें बैठे हुए यात्री भी अस्थिर, मतलब सभी चीज अस्थिर है। बस भी अस्थिर है या रेलगाड़ी भी अस्थिर है और उसमें बैठा हुआ यात्री भी अस्थिर है। तो अस्थिर है तो उसमें अस्थिर जड़त्व लग रहा है और अस्थिर जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण वह यात्री, उस यात्री का संपूर्ण शरीर अस्थिर रहना चाहेगा, विराम में रहना चाहेगा। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी या बस अचानक चल पड़ती है, अचानक जब चल पड़ती है रेलगाड़ी या बस, तो उसका परिणाम क्या होता है कि यात्री का जो भाग, जैसे कमर से नीचे का भाग सीट के या बस के या रेलगाड़ी के संपर्क में रहता है, तो कमर से नीचे का भाग क्या होता है, बस या रेलगाड़ी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऊपर का भाग, अगर हम सीट में जैसे पीठ रखने वाला होता है, तो अगर पीठ को सहारा नहीं दे करके सावधान की मुद्रा में अगर बैठे हुए हैं या खड़े हैं बस में, तो हमारा पैर केवल बस के या रेलगाड़ी के संपर्क में है, बाकी भाग सीधा खड़ा है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भाग हमारा बस या रेलगाड़ी के संपर्क में होता है वह तो बस या रेलगाड़ी के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी भाग जो रेलगाड़ी या बस के संपर्क में नहीं है वह अस्थिर जड़त्व या विराम जड़त्व के कारण अस्थिर रहना चाहता है। जिसके कारण अब क्या होगा, जैसे ये मार्कर पेन है, आप इसको देखिए, यह इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर, तो ऊपर वाला भाग स्थिर रहेगा और ये नीचे वाला जो भाग है आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये देखिए ऊपर वाला भाग पीछे की तरफ झुक गया। वही होता है कि अगर हम लोग बस या रेलगाड़ी में खड़े हैं या बैठे हैं तो जो भाग बस या रेलगाड़ी के संपर्क में है वह तो बस या रेलगाड़ी की गति के कारण आगे बढ़ गया, लेकिन शेष भाग जो बस के संपर्क में नहीं था, जो रेलगाड़ी के संपर्क में नहीं था, वह अपने जगह पर विराम जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहेगा। जिसका परिणाम क्या होता है कि हम लोग या यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो यह भी उदाहरण है विराम जड़त्व का। उसके बाद चौथा उदाहरण देखिए, संयोग से ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जिसको कहीं ना कहीं हम लोग दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में दोहराते हैं, इस तरह के क्रियाकलाप को करते हैं। कंबल या दरी को तेजी से झटकने या डंडे से पीटने पर धुलकन का अलग हो जाना। अब सोचिए, कंबल या दरी को जब आप तेजी से झटकते हैं, झटकने का मतलब जोर से झाड़ते हैं कंबल को या दरी को, हम लोग क्या करते हैं, कंबल या दरी मोटी होती है, जल्दी धूप में सूखता भी नहीं है, और खास करके ठंड के मौसम में जब कंबल का ज्यादा प्रयोग होता है उस समय धूप भी नहीं रहती है बढ़िया। तो उस अवस्था में क्या किया जाता है, जो कंबल या दरी होती है उसको हम लोग धूप लगा करके झाड़ देते हैं। झटकने का मतलब झाड़ते हैं, तो आपने देखा होगा उससे धुलकन उड़ते हुए। या कई बार लोग क्या कहता है, किसी आधार पर कंबल या दरी को रख दिया धूप में और डंडा से पिटाई करते हैं उसकी। जैसे डंडा से पीटते हैं कंबल या दरी को तो आपने उसमें से धूल को निकलते हुए अवश्य देखा होगा। इसका भी कारण है कि कंबल या दरी को अगर किसी स्थान पर अस्थिर आप छोड़ दीजिए और जैसे आप डंडा से पीटते हैं, तो कंबल या दरी जब अस्थिर था तो कंबल या दरी अस्थिर, और उसमें जो धुलकन है, चिपका हुआ धुलकन है, घुसा हुआ धुलकन है, तो धुलकन भी अस्थिर और कंबल या दरी भी अस्थिर। तो विराम जड़त्व के कारण कंबल भी अस्थिर रहना चाहेगा और उसका धुलकन भी अस्थिर रहना चाहेगा। लेकिन जैसे डंडा से हम पीटते हैं जोर से, तो जोर से पीटने पर क्या होता है, कंबल अचानक दूर भाग जाता है, कंबल या दरी अचानक दूर भाग जाएगा, क्योंकि डंडा से पिटाई होती है तो अचानक दूर भाग जाता है। लेकिन उसमें जो धुलकन है, क्योंकि धुलकन को हम लोग चिपकाते नहीं है, कंबल या दरी के बीच में जो छिद्र होता है उसमें अटक जाता है, वो फंस जाता है। तो जैसे जोर से डंडा मारते हैं तो कंबल तो तुरंत दूर भाग जाता है, लेकिन उसके कुछ धुलकन, सभी धुलकन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ धुलकन जो होते हैं उसमें वह क्या होता है, विराम जड़त्व के कारण अपने जगह पर स्थिर रहना चाहता है। सोचिए यहाँ कंबल था, इसी में धुलकन था, अब डंडा मारे तो कंबल भाग गया और धुलकन यहीं अस्थिर रहना चाह रहा है। तो धुलकन जब स्थिर रहेगा तो वो धुलकन हवा में उड़ जाएगा, जिसके कारण हम लोगों को एक बार में नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार झाड़ने पर, झटकने पर या डंडा से पीटने पर धुलकन
बाहर निकल जाते हैं और कपड़ों की सफाई, इस तरह के कपड़ों की सफाई बिना पानी बिना साबुन के हो जाती है। ये चौथा उदाहरण था हम लोगों का विराम जड़त्व का, कि कंबल या दरी को तेजी से झटकने या डंडे से पीटने पर धुलकन का अलग हो जाना। और पांचवा उदाहरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। अब आम पकने लगा होगा, लीची पक रहा होगा आपके घर में, तो आपने देखा होगा कई बार वृक्षों पर चढ़कर उसके टहनियों को, डालियों को हम लोग तेजी से हिलाते हैं। जब खूब तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पके हुए आम, कुछ सड़े हुए आम या पके फल, वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर भी हम लोग आते हैं। इसलिए पांचवा उदाहरण देखिए लिखा गया है, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां तथा पके फलों का नीचे गिरना। जब पेड़ की शाखा या टहनी को आप तेजी से हिला देते हैं, तीव्रता से हिला देते हैं, तो क्या होता है, उसकी कुछ पत्तियां या पके फल जो है वो नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो पके हुए फल होते हैं उसका डंठल कमजोर हो जाता है, या जो पुराने पके हुए पत्तियां होती है, पीले पीले रंग की जो पत्ती हो जाती है, उसका भी डंठल कमजोर हो जाता है। डंठल कमजोर होने का मतलब कि पौधा से जो जुड़ा हुआ है, पौधा से जो जुड़ने का बल है वह कमजोर हो जाता है। कमजोर आकर्षण बल रहता है पौधा और फलों के बीच, पौधा या टहनियों और पत्तियों के बीच। और उस हालत में जब अचानक तेजी से हम लोग टहनियों को हिला देते हैं, तेजी से धक्का मारते हैं, झटका मारते हैं, तो क्या होता है, पहले से पौधा या उसकी टहनी, पत्तियां, फल सब अस्थिर रहता है। और अस्थिर रहता है तो सभी अस्थिर जड़त्व के कारण या विराम जड़त्व के कारण अस्थिर रहना चाहती है। लेकिन जब अचानक आप टहनियों में धक्का देते हैं, अचानक टहनियों को जोर से हिलाते हैं, तो उसमें गति आ जाती है, तो टहनियां दूर भाग जाती है और फल उसी जगह पर स्थिर रहता है। जिसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि पके हुए फल और पकी हुई पत्तियां या पुराने पत्तियों के में जो डंठल होता है उसमें कमजोर आकर्षण बल रहता है, इसलिए वो फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं या पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती है। कई बार आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि जब तेज हवा बहती है, आंधी आता है, तो वृक्ष के पत्ते अधिकांश गिर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि तेज हवा बहने पर वहां भी वही अस्थिर जड़त्व के कारण उसकी टहनी और तना स्थिर रहना चाहता है, लेकिन पत्तियों में गति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां या फल जो है वह टूट करके नीचे गिर जाती है। तो ये पांचवा उदाहरण था हम लोगों का जड़त्व के से संबंधित या विराम जड़त्व से संबंधित, कि पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां तथा पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से जो ये 5 उदाहरण आपने देखा अस्थिर जड़त्व या विराम जड़त्व का, ये सभी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप इन उदाहरणों का अवलोकन करते भी होंगे और कुछ जो क्रियाकलाप हमने आपको कहा उसको आप करके भी देख सकते हैं घर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जड़त्व और विराम जड़त्व समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब क्लास का समय समाप्त हो रहा है हम लोगों का, इसलिए आज का क्लास यहीं हम लोग रोकेंगे। और जो हमारा दूसरा जड़त्व बच गया, गतिज जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इस पर अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर चर्चा होगी और इसी तरह के रोचक उदाहरणों के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बस आप अगले क्लास को भी निश्चित रूप से इसी तन्मयता के साथ देखेंगे, इसी लगन के साथ देखेंगे और इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको क्लास समझ में आती हो, वीडियो आपको पसंद आती हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इसको वीडियो को लाइक भी करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं या पहले से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। और फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।